Bismillahirrahmanirrahim. Maternal iodine supplementation or fortification and its impact on their health. अभी हम बात कर रहे थे कुछ इंटरवेंशंस की कि जिनमें न्यूट्रिएंट्स की अकेली सप्लीमेंटेशन या फिर उनको मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में अगर प्रोवाइड किया जाए तो पॉजिटिव हेल्थ आउटकम्स नजर आते हैं। इसी तरह आयोडीन का अगर देखा जाए तो आयोडीन डेफिशिएंसी जो है वो ग्लोबली एग्जिस्ट करती है और ये ज्यादा कास्ट इफेक्टिव वे हो सकता है डेफिशिएंसीज को अवॉइड करने का कि अगर हम आयोडीन को सॉल्ट के अंदर जो है वो सॉल्ट के थ्रू या ऑयल के थ्रू जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर दें। तो although iodized salt is an effective means to improve iodine status, no conclusion have been drawn about physical and mental development in children and mortality. तो इसका मतलब एक तो ये भी हो सकता है कि अभी स्टडीज जो है ना वो इतनी इफेक्टिव नहीं हुई, इतना एविडेंस बेस्ड जो डाटा है ना वो हमें इस वक्त अवेलेबल नहीं है। इन सम रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विद सीवियर आयोडीन डेफिशिएंसी, salt iodization alone might not be sufficient to control iodine deficiency in pregnancy. So in these circumstances, iodized salt supplementation, iodized oil supplementation during pregnancy can be a viable option. तो पाकिस्तान में तो आपको भाई ये आयोडाइज्ड सॉल्ट अवेलेबल है और डिफरेंट ब्रांड्स जो है इसको बना रहे हैं। तो इस तरह का ऑप्शन जो है ना आयोडाइज्ड ऑयल उन एरियाज में प्रोवाइड किया जा सकता है जहाँ पे आयोडीन आयोडीन की डेफिशिएंसी जो है वो ज्यादा एग्जिस्ट करती है। Iodized salt supplementation in pregnancy in iodine deficit population have shown 73% reduction in cretinism and 10 to 20% increase in the developmental scores in children. अब क्रिटिनिज्म जो है वो अगर देखा जाए तो ये एक कंजेनिटल डिजीज है, बाय बर्थ ये डिजीज होती है जो तो या तो थायराइड सिक्रीशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही या उनकी डेफिशिएंसी है उतनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो इसके नतीजे में फिजिकल डिफॉर्मिटी भी आ जाती है, यानी बच्चों की शक्लो सूरत है उसमें भी आपको डिफॉर्मिटी वाला एस्पेक्ट नजर आता है, डिफॉर्म नजर आते हैं। ड्वार्फिज्म भी यानी कद भी उनका छोटा रहेगा, मेंटल रिटार्डेशन जो कि फिजिकली नजर तो नहीं आती लेकिन उनका जब एजुकेशन वगैरह स्टार्ट होती है तो उसमें बच्चे वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर सकते और स्वीयर फॉर्म में ग्वाइटर होने के भी चांसेस हैं। तो क्रिटिनिज्म एक मेन कह लें आप कि इसमें 73% रिडक्शन है जो कि अच्छा खासा एविडेंस है। और इसी तरह डेवलपमेंटल स्कोर की बात करें तो इसमें हमें 10 to 20% जो है वो नजर आती है इम्प्रूवमेंट। एग्जिस्टिंग एविडेंस सपोर्ट्स कंटिन्यूड फोकस ऑन यूनिवर्सल साल्ट आयोडाइजेशन। तो अभी हम कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं इसमें से कि यूनिवर्सल साल्ट आयोडाइजेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन। Further, high quality controlled studies are needed to address the dosage and alternative strategies for iodine supplementation in different population groups and settings. तो ये हमें एक आध स्टडी तो मिलती है अभी जिसमें एविडेंस जनरेटेड है। तो मजीद सजेशन ये है कि केस कंट्रोल्ड स्टडीज करने की जरूरत है जिसमें हम पॉपुलेशन को टारगेट करके और उनका पॉजिटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल और इसी तरह इंटरवेंशनल कंट्रोल जो है उसको लॉन्च करके ताकि हमें मजीद जो है ना वो एविडेंस बेस्ड डाटा मिल सके जिसको बेस बना के बाकी दुनिया के अंदर भी इस स्ट्रेटेजीज को जो है वो लॉन्च किया जा सकता है। तो ये पाकिस्तान का मैंने यहाँ पे कुछ शो किया है। आयोडाइज्ड सॉल्ट के बारे में मिनिस्ट्री जो है ना वो डिफरेंट एनजीओज के साथ, इंटरनेशनल डोनर्स के साथ मिलके काम कर रही है और ये प्रोग्राम जो है ये 1994 से शुरू हुआ था और अब इसकी काफी अच्छी खासी कवरेज है। तो नेक्स्ट में इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये स्लोगन यहाँ पे आप देखें तो बच्चे की परफॉर्मेंस को बेहतर करना है और ये कुछ ब्रांड्स हैं जो इस वक्त मार्केट में आपको अवेलेबल हैं। अब पॉजिटिव आउटकम ये है कि पाकिस्तान में पिंक साल्ट भी अब अवेलेबल होना शुरू हो गया। पिछले साल से इसकी इतनी कंपेन चली है कि अब पाकिस्तान में नेचुरल जो मिनरल्स कंटेनिंग सॉल्ट है वो भी अवेलेबल है। ये एक स्टडी मुझे मिली थी जिसमें एग्जिस्टिंग जो न्यूट्रिशन इनिशिएटिव्स है उनकी बात की गई है और उनकी कवरेज जो है वो डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर बताई गई है। तो हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं परसेंट ऑफ सॉल्ट आयोडाइज्ड। अभी सिंध के अंदर हमें देखा जाए तो 50% के करीब सॉल्ट आयोडाइजेशन मिलती है और पंजाब में ये 78% तक सॉल्ट आयोडाइजेशन जो है वो प्रैक्टिस की जा रही है, जबकि बाकी प्रोविंसेस में भी आप देखें तो ये रेशो
63 और 40 की रेंज के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो पहला मैसेज ये यहाँ से हमें मिलता है कि अभी पाकिस्तान में यूनिवर्सल साल्ट आयोडाइजेशन जो है ना वो हमें उस लेवल पे नजर नहीं आ रही जिस लेवल पे इसको होना चाहिए। इसके बाद जो लास्ट इसका कंपोनेंट है बैलेंस एनर्जी एंड प्रोटीन सप्लीमेंटेशन, तो इसके भी पॉजिटिव आउटकम्स जो हैं वो रिपोर्टेड हैं और इसमें न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस स्पेशली देखा जाए तो डाइटरी एडवाइसेस टू प्रेग्नेंट वुमेन, यानी को और कुछ काम नहीं किया, सिर्फ मशवरा दिया गया उनको, पॉजिटिव न्यूट्रिशन एजुकेशन मैसेजेस दिए गए हैं, तो उसका भी पॉजिटिव आउटकम रिपोर्टेड है। और अगर उनको साथ बैलेंस एनर्जी प्रोटीन सप्लीमेंट्स दिए गए हैं तो ज़ाहिर है उनका बेनिफिट्स हमें एडिशनल नजर आता है। और इसके अलावा कुछ जगह पे हाई प्रोटीन और आइसो कैलोरिक प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये तीनों तरह की इंटरवेंशंस जो हैं ये कह लें कि हमें पॉजिटिव आउटकम्स देती नजर आती हैं। तो prescription and promotion of low energy diets to pregnant women who are either overweight or exhibit high weight gain in early gestation has been assessed। तो दुनिया के मैंने कहा ना दो पोल हैं, कुछ एरियाज में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज हैं और कुछ एरियाज में एक्सेसिव साइड जा रही है, वेट गेन है। तो इवन जहाँ पे ओवरवेट और ओबेसिटी का इशू है वहां पे भी इन काउंसलिंग और प्रोविजन ऑफ जो डाइटरी इंटरवेंशंस हैं इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हैं वो हमें नजर आते हैं। Balanced energy protein supplementation providing about 25% of the total energy supplements as protein is deemed an important intervention for prevention of adverse perinatal outcomes in malnourished women। तो इवन आप 25% भी अगर उनका जो टोटल एनर्जी है ना उसके अंदर प्रोटीन का शेयर इंक्रीज कर देते हैं तो ये प्रोटीन उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल होगी, जिससे बच्चों का फीटस के अंदर फीटस जो है उसका वेट गेन होगा बेसिकली। तो लो बर्थ वेट वाला चैलेंज जो है या इसके अलावा जो इश्यूज हैं वो कम हो जाएंगे। तो balanced energy protein supplementation reduce the incidence of small for gestational age by 32% and risk of stillbirth by 45%। Balanced energy protein supplementation increased birth by 73 grams। ये तीसरा इंडिकेटर आ गया कि बच्चों का जो एवरेज वेट गेन है उसमें 73 ग्राम जो है वो इजाफा नजर आता है। और अगेन 34% इनके अंदर रिडक्शन है, यहाँ पे 32 थी और दूसरी स्टडी में तकरीबन 34% है। और स्पेशली इसका इम्पैक्ट जो है ना वो माल नॉरिश्ड वुमेन के अंदर ज्यादा बेहतर नजर आता है। यानी एक तो हेल्दी मदर हो सकती है ना कि उसको हम एज अ इंटरवेंशन ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक पहले ही जो सीवियर माल नॉरिशमेंट वाली स्टेज पे एग्जिस्ट करती है उसमें पॉजिटिव आउटकम जो है वो ज्यादा बेहतर नजर आता है। These strategies have as yet not been assessed for effect on feasibility of implementation at scale in healthcare system। तो अभी तक इसको ना जिसको हम कहते हैं ना स्केल अप लेवल पे या मास स्केल पे इस स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट नहीं किया जा सका, जितना कि जैसे गंदम में आयरन डाल दिया या फोलिक एसिड डाल दिया या दोनों को ऐड करना या मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट की फोर्टिफिकेशन करना, इस तरह की स्ट्रेटेजीज हमें लार्ज स्केल पे नहीं नजर आती कि हम ऐसे फ्लावर्स डेवलप करें कि जिनके अंदर प्रोटीन का लेवल जो है उसको हम इनहांस कर दें। तो ऐसे मल्टी मिक्सेस, ऐसे कंपोजिट फ्लावर्स मार्केट में अवेलेबल हूँ जिनको जो मदर्स हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूटिलाइज करके इन बेनिफिट्स का फायदा उठा सकें। जी, तो सेकंड बाई कंपोनेंट जो है वो हमारा जो एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस हम स्टडी कर रहे हैं और इनका इम्पैक्ट देख रहे हैं, तो उसमें न्यू नेट्स आ जाएंगे। और इसमें मैंने जिक्र किया था कि न्यू नेट्स में 3 तरह की जो है वो इंटरवेंशन जो है वो रिपोर्टेड हैं। तो इसमें फर्स्ट जो इंटरवेंशन है डिलेड कार्ड क्लैंपिंग है। तो अर्ली क्लैंपिंग ऑफ अम्बिलिकल कार्ड भाई इसको टेक्निकली बोलते हैं आफ्टर बर्थ इज अ कॉमन प्रैक्टिस। कॉमन प्रैक्टिस क्या है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है और स्पेशली अगर सी सेक्शन के थ्रू हॉस्पिटल्स में देखा जाए तो आधा घंटा 45 मिनट्स के अंदर अंदर बच्चा जो है ना वो जो कह लें कि फैमिली होती है उसके हवाले कर दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि उसकी क्लैंपिंग जो है वो उसी वक्त उसकी नाफ जो है उसको काट दिया जाता है और इमीडिएटली उस बच्चे को जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है
बाज दफा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रिक्वायरमेंट होती है कि बच्चे को इंटेंसिव केयर की जरूरत होती है, तो उसको फिर नर्सरी के अंदर जो है वो कुछ अर्सा रखा जाता है। लेकिन डिलेइंग ऑफ क्लैंपिंग जो है, इसका फायदा क्या है कि इट विल अलाउ कंटिन्यूड ब्लड फ्लो बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द बेबी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो बेसिकली ये कनेक्शन का काम कर रही है बच्चे के दरमियान और माँ के दरमियान। तो बच्चे के न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो इसके थ्रू माँ की बॉडी के अंदर मूव करते हैं और वहां से वो अपने न्यूट्रिएंट्स लेके जो है वो वापस मूव करते हैं बच्चे के अंदर। तो अगर हम 2 से 3 मिनट्स इसमें डिले कर लेते हैं तो अल्टीमेटली ब्लड की सप्लाई, और कितनी ब्लड सप्लाई रिपोर्टेड है, ऑलमोस्ट 1/3 एक्स्ट्रा ब्लड विल मूव इन द बॉडी ऑफ द जो न्यूनेट है। और ये 1/3 ब्लड जो है ना वो बड़ा मैटर करता है। Delayed cord clamping in term neonates led to significant increase in newborn hemoglobin and high serum ferritin concentration at 6 month of age। यानी बच्चों का जो ब्लड प्रोफाइल है उसको देखा गया तो उसमें सीरम फेराटिन जो है ना, जो स्टोर फॉर्म है आयरन की, उसमें भी हमें बूस्ट नजर आता है। और इसके अलावा जो करंट इंडिकेटर है हीमोग्लोबिन, उसमें भी बेहतरी नजर आती है। मोस्टली हम बच्चे देखते हैं तो वो अब ऐसे लगता है जैसे इनको जॉइंटिस हुई हुई है। तो बेसिकली उनके अंदर हमें हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी नजर आती है। सांस लेना उनके लिए प्रॉपर जो है ना वो मुश्किल होता है जब वो नए एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होते हैं। इसलिए कुछ बच्चों को इनक्यूबेटर के अंदर रखा जाता है या बाज दफा वेंटिलेटर तक की जरूरत पड़ती है, until unless their kidneys are so mature enough कि वो खुद सांस ले सकें और सस्टेन कर सकें। Delayed cord clamping was associated with 39% reduction in the need for blood transfusion। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, जैसे फौरी तौर पे कहा जाए कि ब्लड अरेंज करें और इसको ड्रिप की फॉर्म में लगाना है, तो उसमें 40% तक रिडक्शन जो है ना वो कम नजर आती है। ये डाटा कहाँ का हो सकता है जिन कंट्रीज के अंदर ये मैंडेटरी प्रैक्टिस डिक्लेयर की गई है कि वहां पे ये 2-3 मिनट के बाद ही ये प्रोसेस होगा। हालांकि पेरेंट से पहले इसके बारे में पूछा भी जाता है। और इसके अलावा लोअर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर बर्थ, जो बच्चे में होने की चांसेस हो सकते हैं। तो ये भाई इस फार्म में आपको ये क्लैंपिंग ये नजर आता है। ये तकरीबन 1.5 फीट के बराबर जो है ना ये हम कह सकते हैं कि ये एक ट्यूब जो है वो होती है। बेसिकली इसके अंदर कोई वेन्स वगैरह नहीं होती। इसको काटने से ना माँ को तकलीफ होती है ना बच्चे को तकलीफ होती है। कुछ कंट्रीज के अंदर इवन ऑपरेशन जहाँ पे भी होता है वहां पे भी पेरेंट्स को यानी वालिद साहब को जो है ना ये एजाज दिया जाता है कि वो जाके इसको खुद जो है वो नाक को काटता है। लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पे देखा जाए तो डॉक्टर्स जो है ये खुद इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। एक स्टेज ये है कि जहाँ पे इसको क्लैंपिंग कर दिया जाता है और मैक्सिमम पार्ट इसका काट दिया जाता है। और कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि जहाँ पे इसको ऐसा रहने दिया जाता है और कुछ अरसे के बाद जो है ना ये ड्राई अप होके खुद ही जो है ना वो रिमूव हो जाती है। तो कैसे भाई इसके बारे में हम मजीद देखते हैं, कैसे इसको काटते हैं इसके बारे में ग्लोबली क्या प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं। तो बेसिकली ये कनेक्शन था बिटवीन मदर एंड हर बेबी, और इसकी लेंथ देखें तो 20 इंचेस के बराबर है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू या मोर देन 1.5 फीट है। और 2 सेंटीमीटर इसकी डायामीटर बनता है। इसकी बात कर रहे हैं हम फुल टर्म बेबी की। ये कह लें कि इसके थ्रू ब्लड जो है वो पास करता है फ्रॉम बेबी टू द प्लेसेंटा एंड देन बैक टू द बेबी बाय वे ऑफ अ सिंगल वेन एंड टू आर्टरीज। Baby's umbilical cord will gradually dry up, become hard stiff tissue, and fall off within 1 to 2 weeks. But as a parent, you have the option of cutting off the umbilical cord or remain it as such। इसमें फर्स्ट स्टेप जो यहाँ पे बोला जाता है, बी अवेयर दैट क्लैंपिंग एंड कटिंग द umbilical cord आर नॉट नेसेसरी। तो पहले तो ये कहा गया कि ये जरूरी नहीं कि इसको काटना चाहिए। हाँ, कहाँ पे ज्यादा जरूरत फील होती है, स्पेशली जब बच्चा जो है ना उसको मजीद नर्सरी में केयर की जरूरत पड़ती है, तो उस वक्त फिर उसको ये एक समझते हुए ना कि ये किसी किस्म की रुकावट प्रोड्यूस ना करे तो इसको काट दिया जाता है और बच्चे को जो है वो केयर प्रोवाइड की जाती है। अदरवाइज ये जो पोर्शन है
ये ऐसा छोड़ा जा सकता है, जो कि तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते बाद जो है वो ड्राई अप होके रिमूव हो जाएगा। सेकंड, इमीडिएट क्लैंपिंग फॉर हाई रिस्क एंड प्रीमेच्योर। ठीक है, क्योंकि इनको ज्यादा जरूरत होती है ना केयर की, तो इस वाले केस में इमीडिएटली इसको किया जाता है। एक्सपेक्ट योर डॉक्टर टू परफॉर्म इमीडिएट क्लैंपिंग विद इन द फर्स्ट मोमेंट्स ऑफ बेबीज लाइफ। यानी हो सकता है कि पेरेंट्स ने कहा हो कि भाई डिलेड क्लैंपिंग करनी है, लेकिन वहां पे इमरजेंसी में डॉक्टर ये डिसीजन करता है कि नहीं भाई, इस वाले केस में इसको इमीडिएटली क्लैंपिंग करना है, ताकि बच्चे को जो है ना, जो जिसका वो जो प्री मेच्योर है, उसको वहां से इवैक्यूएट करके उसको बाकी जो उसकी चाहे वो इनक्यूबेटर है या वेंटिलेटर है या जहां भी उसकी केयर की जा सकती है, उसको वहां पे भेजा जा सके। क्लैंपिंग एंड कटिंग ऑफ द कार्ड एट द हॉस्पिटल, यहाँ पे अब ये काम आ जाता है, और नॉर्मली हॉस्पिटल्स में तो ये प्रैक्टिस है। कीप इन माइंड योर डॉक्टर मे डिले clamping. Recently, it has been observed that it has been uh, practiced that delayed clamping जो है ना इसका, और delayed clamping का ड्यूरेशन कितना है, 1 to 3 minutes, has positive impact as physicians feel that it is more natural process and provides better circulatory support during the baby's transition out of the womb. At birth, a significant amount of baby's blood is still in the placenta and umbilical cord. Delayed clamping allows the baby's circulatory system to recover of much more blood, and how much? Even 1/3 of the baby total blood volume. ये मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि तकरीबन 1/3 के करीब जो है ना उसमें ज्यादा ब्लड फ्लो करने के चांसेस हैं। Similar to the procedure in immediate clamping, the newborn should be held slightly below the level of mother to enable some of the blood to return to the baby. और दूसरा प्रोसेस इसमें मजीद जो किया जाता है कि बेबी को एक स्टेप जो है वो मदर से डाउन उसको रखा जाएगा, ताकि जो ग्रेविटी के थ्रू भी ब्लड का फ्लो हो सकता है ना, वो पॉसिबल हो सके। Delayed clamping, less anemia and iron deficiency during first 3 to 6 months. Premature infants whose clamping is delayed have a 50% lower chance of an intraventricular hemorrhage or bleeding into the fluid cavities in their brain. तो हेमरेज होने के चांसेस 50% उन बच्चों में कम किए जा सकते हैं जिनमें डिलेड क्लैंपिंग का प्रिंसिपल अडॉप्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि 3 से 6 महीने तक इन बच्चों को अनीमिया और आयरन डेफिशिएंसी होने के चांसेस भी हैं, उनको भी कम किया जा सकता है। तो आयरन की सप्लाई इतनी बॉडी में आ जाएगी कि एटलीस्ट जो है ना 3 से 6 महीने तक बच्चे को आयरन के रिलेटेड जो डेफिशिएंसी है वो नहीं होगी। सो कीप इन माइंड दैट स्किन टू स्किन कांटेक्ट बिटवीन मदर एंड बेबी शुड नॉट बी पोस्टपोन्ड विद डिलेड क्लैंपिंग। तो जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट, इसकी आगे हम एक बात भी करेंगे मजीद कैंगरू केयर का जब हम जिक्र करेंगे। तो कहता है कि ये डिलेड क्लैंपिंग जो है ना, इसमें आप जो 3 या 4 मिनट्स जो लगा रहे हैं ना इस प्रोसेस के अंदर, तो जरूरी नहीं कि इसमें आपने माँ और बच्चे का स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो है वो नहीं होने देना। तो बच्चे को जस्ट आफ्टर बर्थ जो है वो माँ जो है वो अपनी बॉडी के साथ, अपनी स्किन के साथ जो है वो अटैच कर सकती है, और ये प्रोसेस जो है इसको 3 to 4 मिनट्स के बाद जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है। सो अल्टीमेटली योर डॉक्टर विल आस्क either you are interested in immediate or delayed clamping, so you will have to decide until unless there is an emergency in which doctor has to decide। ठीक है, तो नॉर्मली आपसे ये पूछा जाना चाहिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। जी, तो नेक्स्ट इंटरवेंशन की हम बात करते हैं। बच्चों में एक और प्रॉब्लम है कि उनमें ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, और स्पेशली फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में ये रिस्क जो है वो ज्यादा होता है। अब इसको कैसे रोका जा सकता है कि विटामिन के जो है ना उसका इंजेक्शन लगा दिया जाए। ये एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन काम करेगा। ठीक है, यानी उस प्रोसेस को नहीं होने देगा कि जो होने के चांसेस हैं। तो ये
इंजेक्शन की फॉर्म में भी हो सकते हैं और ड्रॉप्स की फॉर्म में भी बच्चे को दिए जा सकते हैं। एक और स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जाती है जिसमें माँ को जो है ना वो सी सेक्शन से पहले इंजेक्शन लगाया जाता है और उन औरतों के अंदर कम ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, कम ब्लड के लॉसेस होते हैं जिनको विटामिन के का पहले इंजेक्शन लगा दिया जाता है। लेकिन मोस्टली जो सेटिंग्स हैं, गायनाकोलॉजिस्ट जो हैं वो अपने पैसे बचाने के लिए इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करती और इसकी निस्बत वो फैमिली को कहती हैं भी 3-4 लोग जो है ना वो तैयार रखें, किसी वक्त भी ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। तो बगैर ब्लड के भी जो एक्सटर्नल सोर्स है और जिसमें बाज दफा बड़े रिस्क एसोसिएटेड है, हेल्दी ब्लड मिलना आजकल एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ब्लड के रिलेटेड जो बहुत सारी बीमारियां ना वो ट्रांसफ्यूज हो जाती हैं जिसको हम डोनेट कर रहे होते हैं। तो इससे बचने के लिए बेहतर प्रैक्टिस क्या है कि विटामिन के का इंजेक्शन जो है ना वो इसको इंड्यूस किया जाए ताकि नेचुरली जो माँ का अपना ब्लड है ना उसके लॉस को रोका जा सके। तो अब स्टैटिस्टिक्स हमें क्या बताते हैं कि 0.4 टू 1.7% रिडक्शन ऑफ रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग जो है ना इसमें रिडक्शन देखी गई है। वन डोज ऑफ इंट्रामस्कुलर विटामिन के व्हेन कंपेयर्ड विद द प्लेसबो, यानी वो बच्चे या वो कंट्रोल ग्रुप जिनको ये स्ट्रेटेजी नहीं लगाई गई, रिड्यूस्ड क्लिनिकल ब्लीडिंग एट 1 to 7 days ऑफ लाइफ। तो एक तो भाई उस वक्त जो प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं जस्ट आफ्टर बर्थ और दूसरा विद इन 7 days ऑफ अर्ली डेज ऑफ लाइफ, इसमें भी जो किसी वजह से भी बॉडी के किसी हिस्से में भी हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है और इसके साथ साथ जो बेबी है, बेबी बॉय है, उसके अंदर स्पेशली सर्कमसाइज अगर किया जाता है तो उसमें भी ब्लड के लॉसेस जो हैं वो कम होंगे। So oral and intramuscular vitamin K had much the same effect on improved biochemical indices या indicators of coagulation status at 1 to 7 days। और ये दोनों मैंने आपको यहाँ पे शो ऑफ किए हैं, चाहे आप इंट्रावेनस की तरफ जाते हैं या ओरल की तरफ जाते हैं, both have the same effect। Currently, vitamin K administration after birth is largely restricted to birth in healthcare फैसिलिटीज। तो पहले तो मैं कह रहा हूँ कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज के अंदर भी पाकिस्तान में अभी इसको इतना प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा। सेकेंडली, जो बहुत सारी बर्थ जो है ना वो जो कह लें कि घरों में होती हैं, तो उनके अंदर तो ये बिल्कुल ही ऑप्शन जो है इसको यूज नहीं किया जाता। तीसरी चीज जो बच्चों के अंदर न्यूनेट्स के अंदर जो है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर माँ का विटामिन ए का स्टेटस अच्छा है तो बच्चा जो है वो तकरीबन 6 माह तक उसकी फैट सॉल्युबल विटामिन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि ये माँ से इतने वो लेके आ जाता है कि वो 6 माह तक इनको स्टोर कर सकता है बॉडी के अंदर। लेकिन अगर माँ डेफिसिट थी तो अल्टीमेटली बच्चे के अंदर भी इसकी डेफिशिएंसी के चांसेस है। अब विटामिन ए जो है ना ये बड़ा फेमस है एंटी इन्फेक्टिव के तौर पे। अगर हम पुरानी इसकी देखें फंक्शंस तो इसमें हम कहते थे कि ये विजन को कंट्रोल करता है, विजन को बेहतर करता है, आईज की शार्पनेस में रोल प्ले करता है। लेकिन आज हम बात करें तो इसमें सबसे टॉप पे जो चीज आती है वो इसका एंटी इन्फेक्शन होना। और जैसे 50% के करीब जो बच्चों में डेथ होती हैं वो इन्फेक्शन की वजह से होती हैं और इनको हम कम कर सकते हैं अगर न्यूनेट्स को विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन दे दी जाए। Oral or intramuscular vitamin A supplementation to very low birth weight infants showed reduced mortality यानी death rate and oxygen requirements at the 1 month of age। तो ये मंथ जो है बड़ा क्रिटिकल है, वो बच्चे जिनका बाई बर्थ वेट जो है वो 2.5 kg से जो स्टैंडर्ड समझा जाता है उससे कम हो, उनके मरने के चांसेस या उनकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़े, वो उसकी रिक्वायरमेंट को कम किया जा सकता है। और ये स्टडी हमें बता रही है उस ग्रुप के साथ जिसमें प्लेसबो था, जिसको ये जो इंटरवेंशन जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई थी। Although neonatal vitamin A supplementation has been shown to be effective in a reduction of all-cause mortality by 6 months of age। तो यहाँ पे तो 1 महीने की बात हो रही थी ना, और दूसरे केस में अगर हम देखें तो फर्स्ट 6 मंथ जो है बेबी की लाइफ के
उसमें ऑल काज मोर्टेलिटी क्या है, किसी भी वजह से जो मोर्टेलिटी होने के चांसेस हैं उसको रोका जा सकता है अगर विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन कर ली जाए। तो ये कितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। एविडेंस इज कन्फ्लिक्टिंग एंड माइट बी रिलेटेड टू मैटरनल विटामिन ए स्टेटस। बाज जगह पे इसमें कहता है जी कन्फ्लिक्शन भी नजर आती है और उसको वो किसके साथ लिंक कर रहा है, माँ के अपने विटामिन ए के स्टेटस के साथ है। 14% reduction in the risk of infant mortality at 6 month of age। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोर्टेलिटी के अंदर 14% रिडक्शन की और स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 month of age। However, additional data is needed before the development of recommendation for neonatal vitamin A supplementation। अभी भाई अंडर 5 बच्चों की तो आप देखते हैं ना, साल में कई बार कैंपेन चल रही होती है, विटामिन के ड्रॉप्स जो है वो बच्चों को दिए जाते हैं घरों में आके। लेकिन एज अ स्ट्रेटेजी अभी हमारे पास इतना सफिशिएंट डाटा नहीं है कि इसको एक मैंडेटरी जो है वो स्टेटस दिया जा सके, जितना कि वो इससे प्रीवियस चीजों के अंदर हमें मिलता है। कैंगरू मदर केयर भाई एक और इंटरवेंशन आ गई। Kangaroo mother care is basically skin to skin contact between the mother and the baby soon after the birth and after thereafter। यानी बर्थ के फौरन बाद और उसके बाद भी जो ड्यूरेशन है, माँ और बच्चे का जितना एसोसिएशन होगा उतना ही वो ज्यादा जो है वो हेल्थ स्टेटस जो है वो बेहतर होगा। और ये दोनों के लिए बेहतर है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। प्लस अर्ली एंड कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग, इसका भी पॉजिटिव आउटकम है। पेरेंटल सपोर्ट, ठीक है, पॉजिटिव सपोर्ट्स होनी चाहिए पेरेंट्स की तरफ से। यानी इस वाले दौर में माँ अगर स्ट्रेस में रहती है तो वो भी नेगेटिव गिना जाएगा। एंड अर्ली डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो अब ये तीन चीजें जो है ना, ये तीनों मिलके क्या बना रही हैं, कैंगरू केयर, कैंगरू मदर केयर, जिसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट है जस्ट आफ्टर बर्थ और उसके बाद कंटिन्यू रखना ब्रेस्ट फीडिंग को और पेरेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करना और इसके बाद अर्ली डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। 27% increase in breastfeeding at 1 to 4 month of age and increased duration of breastfeeding। यानी जस्ट एक पैरामीटर देखा गया कि जिसमें माँ का स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो है वो बच्चे के साथ अगर अर्ली उसको इनिशिएट कर दिया जाता है और उसको कंटिन्यू रखा जाता है इसके बाद, तो 27% जो है ना वो ब्रेस्ट फीडिंग में इंक्रीज देखा गया। अब अमूमन यहाँ पे पाकिस्तान में सी सेक्शन के बाद जब 3-4 दिन जो है वो बच्चे को मदर फीड नहीं किया जाता और इस दौरान उसको इन्फेंट फार्मूला पे लगा दिया जाता है, तो जिसके अंदर शुगर लेवल जो है या बाकी न्यूट्रिएंट्स जो है वो इस तरीके से मैनेज किए गए हैं कि बच्चा जो है ना वो उसको ज्यादा लाइक करता है। और जब तीसरे चौथे दिन माँ दूध पिलाना शुरू करती है तो बच्चा उसको लाइक ही नहीं करता। और उस वक्त पेरेंट्स जो हैं फिर वो यही डिसाइड करते हैं कि भाई इसको ना इन्फेंट फार्मूला पे ही लगा रहने देते हैं। तो शुरू में तो ये होता है कि भाई एक पैकेट जो है ना 300-400 ग्राम का वो एक महीना गुजार जाता है, तो वालदैन को भी फील नहीं होता। लेकिन एक स्टेज आती है कि जिसमें बच्चा जो है ना 2 से 3 दिन में उस इन्फेंट फार्मूला को खत्म करना शुरू कर देता है। और जब 10 से 12 पैकेट्स घर वाले को लाने पड़ेंगे, अल्टीमेटली उस वक्त फिर फाइनेंशियली बर्डन जो है ना वो भी पड़ता है। तो न्यूट्रिशनली भी सुपीरियर नहीं हो सकता ये कभी भी, माँ के दूध का ये निमुल बदल नहीं है, ठीक है। और फाइनेंशियल कास्ट जो है वो भी मैंने कहा ना कि फैमिलीज के लिए बियर करना जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो एक तो देखा गया कि 25% इंक्रीज इन ब्रेस्ट फीडिंग और दूसरा देखा गया कि ड्यूरेशन जो है ना ब्रेस्ट फीडिंग का वो उसमें भी इंक्रीज नजर आता है। यानी हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है ना वो साल बाद या 8 माह बाद या 10 माह बाद वो लाइक ना करें फर्दर फीडिंग जो है, लेकिन अगर ये कांटेक्ट जो है वो अर्ली मेंटेन किया जाता है उसमें हमें इंक्रीज नजर आता है। तो यहाँ पे हम फुल टर्म बेबीज की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम प्री टर्म की बात करेंगे। प्री टर्म बेबी कौन सा है, जो बर्थ से पहले, ठीक है, जो नॉर्मल डिलीवरी का जो ड्यूरेशन है उससे पहले उसकी बर्थ हो गई है, 2-3 हफ्तों का जो अर्ली ड्यूरेशन है,
तो इन बच्चों के अंदर 40% रिडक्शन इन रिस्क ऑफ मॉर्टेलिटी रिपोर्टेड है। यानी इनको जब कैंगरू केयर प्रोवाइड की गई है तो इनकी डेथ रेट में 40% रिडक्शन है। और नोजोकॉमियल इन्फेक्शन कौन सा होता है, जो हॉस्पिटल से बच्चा इन्फेक्शन गेट करता है, हॉस्पिटलाइज्ड इन्फेक्शन भी इसको कहते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इसको बोलते हैं, तो इसमें 58% रिडक्शन। और सेप्सिस भाई, लोकल कोई इन्फेक्शन हो जाना और वहां से इन्विजन होना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो सेप्सिस के चांसेस भी 58% रिड्यूस हैं। और 77% रिडक्शन इन द प्रेवलेंस ऑफ हाइपोथर्मिया। बच्चों का जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से डाउन हो जाता है, गिर जाता है। तो ये तीनों इंडिकेटर जो है ना, ये इनका अगर हम रिजल्ट देखें तो पॉजिटिव मैसेज क्या है कि कैंगरू मदर केयर जो है ना वो जरूरी है इन्फेंट की ग्रोथ के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए और मदर इन्फेंट अटैचमेंट के लिए। ठीक, लेकिन अभी इसमें मजीद स्टडीज की जो है वो जरूरत है। तो वर्ड ड्राइव कहाँ से किया गया, कैंगरू भाई एक ऑस्ट्रेलियन जानवर है और उसके यहाँ पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो अपने बेबीज को जो है ना वो कैरी करता है। तो यही कंसेप्ट जो है ना यहाँ पे दिया गया कि माँ जो है वो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अपने स्किन के साथ जो है वो अटैच करें। और ये कैंगरू मदर केयर का जब हम वर्ड यूज करते हैं तो इसमें ये तीन चीजें आती हैं, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, ब्रेस्ट मिल्क एंड फीडिंग एंड स्पोर्ट, इमोशनल एंड टेक्निकल। ये तीनों चीजें जो है ना इसमें इनकैप्सेस हैं और अल्टीमेटली इससे ऑप्टिमल ग्रोथ और डेवलपमेंट और स्पेशली कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो नजर आती है।